जय हिंद दोस्तों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग दर्पण के परावर्तन से संबंधित पॉइंटों को डिस्कशन किए थे। आज हम दर्पण क्या होते हैं उसको समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण। दर्पण का परिभाषा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश नियमित रूप से परावर्तन होता है। प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन होता है तो दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं ये आप लोग समझते होंगे दर्पण क्या है, क्योंकि ये दर्पण डेली यूज में भी हम लोग लेते हैं। जैसे अपनी चेहरा को देखने के लिए दर्पण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो वो क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है, क्योंकि उसकी सतह चिकनी होती है और चमकीली होती है। तो इसमें हमें नहीं लगता है ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि नियमित रूप से परावर्तन करता है, वो हम लोग डेली यूज करते हैं। तो अब आते हैं उसके आगे प्रकाश के दर्पण के प्रकार से रिलेटेड जो सब है उसको पढ़ते हैं। दर्पण के प्रकार। दर्पण के 3 प्रकार है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। तो हालांकि ये भारतीय भवन में परवलयिक दर्पण के बारे में नहीं दिया गया है। NCERT में आगे आप लोग जब स्टडी कीजिएगा तो ये सब ऐड हो जाएगा। 10th में मैंने तो ये परवलयिक दर्पण भारतीय भवन से नहीं पढ़ा था, हालांकि ये भी होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी दर्पण को समझते हैं क्या होते हैं। पहला है समतल दर्पण। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है समतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह समतल होते हैं। जो हम लोग चेहरा देखने के लिए ऐनक इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण होते हैं, क्योंकि उसका जिस सतह से परावर्तन होता है वो पूरे प्लेन होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कर्व टाइप नहीं होता है, ना अलग टाइप होता है, ना उसमें धंसा हुआ रहता है, ना उभरा हुआ रहता है। इस कारण से वो प्लेन होते हैं, तो उसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। दूसरा आ गया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है तो गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले के भाग से बना होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। यहाँ पे एग्जाम्पल है गोलीय दर्पण, ये हो गया। गोलीय दर्पण भी आगे जा कर के 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाते हैं, यानी कि 2 प्रकार में बदल जाते हैं। एक हो जाते हैं अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के भाग का बना होता है। आशा करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। परवलयिक दर्पण यहाँ पे तीसरे में आ गया। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह परवलयिक होती है, डिश लाइक होती है, उसे हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पैराबोला टाइप का है परावर्तक सतह, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक दर्पण। देखिए, सब में एक बात कॉमन है, परावर्तक सतह समतल होगी तो परावर्तक सतह समतल तो समतल दर्पण। परावर्तक सतह खोखले गोले के भाग का तो गोलीय दर्पण, मतलब गोले के भाग का होगा तो, और पैराबोलिक टाइप की होगी तो पैराबोलिक दर्पण। चलिए, आशा करते हैं ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार लिखे गए हैं। तो
गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। देख लीजिए यहाँ पे फिगर में ये है अवतल दर्पण, यहाँ पे नीचे में लिखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए ये एक अवतल दर्पण है जिसका बाहरी सतह यहाँ पे रचित किया गया है और इसका अंदर का भाग जो धंसा हुआ है उससे परावर्तन होता है। तो यहाँ पे फिगर से भी हम लोग देख सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह है इधर से प्रकाश आएगी और इससे टकराएगी, तब वो एक बार इमेज ही बनाते हैं। यहाँ से जैसे प्रकाश आएंगे इससे और उसके बाद टकरा करके फोकस से निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। चलिए इसके आगे हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अवतल दर्पण के एक्सप्लेनेशन को देखिए क्या लिखा गया है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, देखिए धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें काल्पनिक, सीधा, वास्तविक और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इस मतलब अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा दोनों प्रकार के दर्पण, काल्पनिक और सीधा, मतलब काल्पनिक बनेंगे सीधा बनेंगे ही, और वास्तविक बनेंगे तो वास्तविक उल्टा। हमेशा ये आप एक साथ याद कर लीजिए, काल्पनिक बनेंगे तो हमेशा सीधे होंगे और वास्तविक जहाँ भी बनेंगे प्रतिबिंब वहाँ वो उल्टा होंगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही आते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अवतल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फिगर से समझते हैं कि क्या होते हैं अवतल दर्पण। यहाँ पे देख लीजिए ये है अवतल दर्पण। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा करेक्शन करने लीजिए, करेक्शन करना है। यहाँ पर इस साइड वक्ता के अंदर नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर इस फिगर को आप लोग देखिए। इस फिगर में क्या है कि इस तरह से बना हुआ है जिसके अंदर से रचित किया गया है। मतलब परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ है, इधर से प्रकाश आएंगे। सबसे पहले प्रकाश इधर से जाएंगे और उसके बाद इसे टकरा करके वापस इधर भागेंगे। लेकिन इधर जब जाएंगे प्रकाश तो हमको यहाँ से लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। मतलब पीछे हम लोग डॉट डॉट रेखा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट रेखा बना हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रकाश जब यहाँ से आएंगे उसके बाद टकरा करके इधर भागेंगे और यहाँ पे लगेंगे हम लोग को कि फोकस से प्रकाश आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से यानी कि उभरा हुआ सतह से होता है। तो अवतल दर्पण का परिभाषा हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह दर्पण हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात आप याद रख लीजिए। उत्तल दर्पण में हमेशा ही काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। चाहे आप वस्तु को कहीं पर भी रख दीजिए, फिर भी उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा और उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा। इसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। इसमें कभी सीधा मतलब कभी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। उत्तल दर्पण का ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये कंपटीशन में पूछा जाता है स्टेटमेंट टाइप का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गए हैं हम लोग वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर को समझने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या लिखा है।
वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है। तो यहाँ पे हम लोग टेबुलर फॉर्म में इसका अंतर बनाए हैं। देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। हम लोग कल मतलब पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वास्तविक रूप से कटती है तो उस टाइम हम लोग बोलते थे कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो ये क्या होते हैं, वास्तविक कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। आइए काल्पनिक कटान से बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए यहाँ पे आप देखिए, इसमें हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं, यह काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं। यहाँ पे देखिए, यह हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं, दर्पण के सामने यानी कि आगे आगे बनते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब में देखिए दर्पण के पीछे। अब चौथे पॉइंट में देख लीजिए, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहला साइड, इस साइड हम लोग लिखे हैं अवतल दर्पण के बारे में, इस साइड उत्तल दर्पण के बारे में। तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। देखिए हम लोग अभी स्टडी करके आए हैं कि उत्तल दर्पण हम लोग यहाँ पे बनाते हैं उत्तल दर्पण। तो इसका बाहरी सतह को हम लोग रचित कर दिए। तो इसका देखिए अंदर से ये धंसा हुआ है, इस परावर्तक सतह ये है तो ये धंसा हुआ है। तो यही लिखा है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। और यहाँ पर उत्तल दर्पण में देख लीजिए इस टाइप का होता है, इसका अंदर का भाग रचित होते हैं, यानी कि अंदर के भाग को रंग दिया जाता है। तो इसका परावर्तक सतह बाहर से यानी कि उभरा हुआ सतह से होता है। तो देखिए इसका परावर्तक सतह उठा या उभरा हुआ होता है। तो चलिए आशा करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में देखते हैं, इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अभी हम लोग स्टडी किए अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसी को लिखा गया है यहाँ पर कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक यानी कि आभासी। इसके बाद यहाँ पे तीसरे पॉइंट में देखते हैं, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, छोटा या बड़ा तीनों प्रकार का बन सकता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए उत्तल दर्पण में हमेशा ही छोटा बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है इसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बनता है, छोटा। तो देख लीजिए, हमें आशा है कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चौथे पॉइंट पे, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए इसको हम अभी समझाते हैं। फोकस दूरी ऋणात्मक और धनात्मक का कॉन्सेप्ट देखिए, ये हम बना दिए अवतल दर्पण। इसका ये मेन एक्सिस है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे मुख्य अक्ष बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे फोकस दूरी मार्क करते हैं, यहाँ पर वक्रता के अंदर मार्क करते हैं। तो देख लीजिए इस यहाँ पर ये क्या है, ये पोल है यानी कि ध्रुव है। तो ध्रुव से आगे हम आप लोग को बताएंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, चिन्ह परिपाटी, उसके माध्यम से ये अच्छे समझ जाइएगा। तो अभी हम थोड़ा बताते हैं। यहाँ ये एक्सिस हम बना दिए, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर देख लीजिए ये पोल यानी कि ध्रुव से जब हम पीछे की ओर मेजरमेंट लेंगे, यानी कि दूरी मापेंगे पोल से पीछे की ओर, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर, इस प्रकाश की विपरीत दिशा, प्रकाश ऐसे आएगी क्योंकि यहाँ परावर्तक सतह यहाँ है
तो प्रकाश ऐसे आएंगी। प्रकाश की दिशा के विपरीत मापेंगे तो उस केस में हम लोग ऋणात्मक लेंगे, और जब हम प्रकाश के दिशा के अनुकूल नापेंगे तो उस टाइम हम लोग धनात्मक लेंगे। चलिए हम एक बार इसको देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में इस तरह के होते हैं, इसका परावर्तक सतह अंदर से, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से प्रकाश आती है, उसके बाद इधर चल जाती है। हमें लगता है कि यहाँ से फोकस से आ रहे हैं, डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे दिखाते हैं, और इधर ये हो गया वक्रता केंद्र। तो देखिए यहाँ से ये जो प्रिंसिपल यहाँ पे पोल है ध्रुव, उससे हम लोग दूरी हमेशा ध्रुव से ही मापते हैं। यहाँ से देखिए प्रकाश इधर जा रहे थे शुरुआत में, और यहाँ से ध्रुव से हम लोग फोकस दूरी इधर मापेंगे। तो ये क्या है कि दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि अनुकूल है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। चलिए, हमें आशा है कि ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। देखिए इसमें अपसारी है, ये अभिसारी है। अपसारी का मतलब कन्वर्जिंग मिरर। चलिए इसको भी पॉइंट को समझाते हैं, अभिसारी का मतलब क्या है। देखिए अभिसारी अवतल दर्पण में अभिसारी, तो अवतल दर्पण इस तरह का हो गया, और जब प्रकाश यहाँ से आते हैं, हम दो पैरेलल रे खींच देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण से टकराने के बाद ये इधर और ये इधर, मतलब यहाँ से फोकस पे आकर के ये मिल जाते हैं। तो मिलने के जब प्रकाश की किरण एक जगह मिल जाती है तो उस टाइम हम लोग किस तरह के किरण पुंज को पढ़े थे, तो अभिसारी किरण पुंज को। तो इसलिए इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं, यानी कि प्रकाश का यहाँ पर एक बिंदु पर जा कर के मिल जाना ही अभिसारी का कारण है। चलिए अवतल दर्पण हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उत्तल दर्पण को अभिसारी क्यों बोलते हैं उसको समझाते हैं। चलिए यहाँ यह हो गया उत्तल दर्पण, और जहाँ से प्रकाश ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से प्रकाश किरण जब आती है तो उसके बाद ये आगे की ओर ऐसे चली जाती है, यहाँ से भी प्रकाश किरण आती हैं तो ऐसे चली जाती हैं। देखिए ये कभी ये किरण और ये किरण आगे नहीं मिल सकते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि इसके बीच की दूरी आप देखिए, आगे जितने जाएंगे उतने बढ़ते जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये कहीं पीछे मिले होंगे, तो पीछे इसको हम डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ मिले होंगे उसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक बिंदु से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बिंदु से निकल रही है प्रकाश की किरण, तो एक बिंदु से आगे की ओर फैलती हुई चले जाना ही अपसारी कहलाने का कारण है। क्योंकि हम लोग अपसारी किरण पुंज में पढ़े थे कि एक बिंदु से निकल करके आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं, तो अपसारी हो गए। एक बिंदु पर आकर मिल गए तो अभिसारी। यहाँ पर एक बिंदु से निकलकर बाहर की ओर जाती हैं तो अपसारी। चलिए ऐसा करते हैं, ये पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। देखिए पहला उपयोग है हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। इसमें हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दाढ़ी को हम लोग मतलब जब अवतल दर्पण में देखते हैं तो दाढ़ी बड़ा दिखने के लिए और आसानी से काट पाए दाढ़ी को, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और इस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि छः पोजीशन होते हैं वस्तु को रखने का अवतल दर्पण में, उसमें से ये होता है उस सिचुएशन में, मतलब हम लोग जब वस्तु को फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखते हैं तब आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा उसी कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है। पहला लाइन इसको हम आगे
स्टडी कराएंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कब और कैसे, कहाँ पर कैसे बनते हैं, वो उस टाइम हम थोड़ा बता देंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर अवतल दर्पण हम लोग इसलिए यूज करते हैं दाढ़ी बनाने टाइम, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं और सीधा बना देते हैं एक सिचुएशन में। जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं तब, तो उसी कारण हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट पे, गाड़ियों के आकृदीप, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट इत्यादि में इसमें हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े हैं कि अवतल दर्पण कन्वर्जिंग का काम करते हैं, यानी कि अभिसारी का काम करते हैं, यानी कि एक बिंदु पर आकर के प्रकाश की किरणों को मिला देते हैं। तो उस टाइम जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक जगह मिल जाती हैं तो हमें ज़्यादा इंटेंसिटी का प्रकाश देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमें लगता है कि लाइट बढ़ गया है। तो टॉर्च में हम लोग यही चाहते हैं कि लाइट ज़्यादा दूर जाए और मतलब कंसंट्रेटेड होकर के जाए, कम ही। तो मतलब हम लोग उस टाइम इसका यूज करते हैं, मतलब वही कंसेप्ट होता है कि कन्वर्ज करके एक जगह प्रकाश की किरणों को मिला देना। चलिए अब आगे का पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे तीसरे में डॉक्टरों के नाक, कान, गला आदि से संबंधित बीमारियों को देखने के लिए डॉक्टरों के द्वारा इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं अवतल दर्पण का इसमें, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं सीधा मतलब एक सिचुएशन में जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को ये भी फॉलो करते हैं, बड़ा बनाते हैं सीधा। उस टाइम जांच करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। और चौथे में आ गया सोलर कुकर तथा सोलर भट्टी में, ये दूसरे का जिस तरह का कारण है वही इसका भी कारण है, क्योंकि सोलर कुकर में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश सोलर कुकर पर पड़े और जल्दी से खाना पक जाए। सोलर भट्टी में जल्दी से मतलब ज़्यादा हम प्रकाश को एकत्रित करना चाहते हैं, और ये अवतल दर्पण का काम होता है कि कन्वर्ज करना। जैसे प्रकाश किरण इधर से आया और टकराने के बाद एक बिंदु पर जा कर के मिल जाते हैं, तो उसी कारण हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए आशा करते हैं सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे उत्तल दर्पण के उपयोग। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है गाड़ियों के साइड मिरर या पास दृश्य दर्पण के रूप में। जब हम लोग 4 व्हीलर या बाइक या कोई अदर व्हीकल चलाते हैं तो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए हम लोग या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ा होते हैं और ये छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इतना पॉसिबल है नहीं कि बड़ा जितना साइज का पीछे वाला गाड़ी है, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया या कोई और बड़ी गाड़ियाँ, तो उसको हम लोग छोटा प्रतिबिंब बना पाए, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब व्हीकल इमेज बनाते हैं इस ऐनक में, तो हम लोग चाहते हैं कि छोटा बने और जितने गाड़ियाँ पीछे हो सब कुछ दिख जाए, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हमें आशा है कि ये भी पॉइंट आप लोग समझ में आ गया होगा। हालांकि इसका साइड मिरर के रूप में क्यों यूज करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम अगले के लेक्चर में देंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में हर एक साल पूछा जाता है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरी पॉइंट में है गलियों या सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट का फ़ोटो हमने दिया है। गलियों या सड़कों पर स्ट्रीट लाइट का फ़ोटो हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अभी बताए कि अवतल दर्पण कन्वर्जिंग का काम करते हैं, यानी कि अभिसारिक का। आइए अपसारी का देखिए। अपसारी का मतलब इस तरह से, क्योंकि जब प्रकाश किरण इस पे पड़ेगी तो यहाँ पे दूर की ओर यहाँ पे पड़ेंगे, तो यहाँ पे दूर, क्योंकि प्रकाश की
किरणों को हमको छितराना होता है, दूर दूर पहुंचाना होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गलियों या सड़कों पर स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रकाश चारों ओर फैल जाए। और फैलने वाली स्थिति में हम लोग कैसे किस तरह का दर्पण का यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, यानी दूर की ओर ले जाते हैं। तो इस कारण हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आशा करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों को परिभाषित करने के लिए पॉइंट्स। तो चलिए, इसमें 7 पॉइंट हम लोग कंसीडर किए हैं अभी। तो पहला हो गया वक्ता केंद्र। तो वक्ता केंद्र क्या होते हैं समझते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको जब तक नहीं समझिएगा आप लोग तब तक थोड़ा डाउट होते रहेगा। चलिए यहाँ पर हम बना लिए ये अवतल दर्पण, ये बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस। इस यहाँ पर हम कंसीडर कर लिए फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। यहाँ पर वक्ता केंद्र, और यहाँ पर पोल यानी कि ध्रुव। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ध्रुव इसको बोलेंगे, क्योंकि ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलेंगे। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। देखिए इस बिंदु से, क्योंकि दर्पण से जब प्रकाश की किरणें टकराएगी तो वो फोकस से ही गुजर के जाएंगी। ये परावर्तन का नियम होता है उत्तल दर्पण या गोलीय दर्पण में। या तो फोकस से गुजरेगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। फोकस से आती हुई प्रतीत होगी किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। यहाँ पे अवतल दर्पण हमने बनाया है तो फोकस से गुजरेगी। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी फोकस किसे बोलते हैं? जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वापस जाती है। यहाँ पे फोकस दूरी हम लोग किसे बोलते हैं? यहाँ पे ध्रुव है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी तो हम लोग फोकल लेंथ यानी कि फोकस बोलते हैं। यहाँ से वक्रता केंद्र, और सबसे पहले समझ लेते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होते हैं। देखिए ये जो गोले का पार्ट है, ये दर्पण, इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक गोला बन जाएगा इस तरह से। तो जिस गोले का ये भाग होते हैं उसके मध्य बिंदु नहीं, जिसका जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र पॉइंट, उसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि फोकस किसे बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं, जैसे देखिए, और टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरती हैं। तो मतलब फोकस को हम इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं तो जिस बिंदु से मुख्य अक्ष को काटती हुई आगे की ओर जाती है उस बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं। मतलब फोकस वह बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जाती है या वहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होने का कंडीशन आता है अब उत्तल दर्पण में। यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण बनाए हैं तो यहाँ पर फोकस से जाएगी। तो चलिए, हमें आता है कि फोकस किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। यहाँ से देखिए फोकस दूरी अब समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये है पोल, ध्रुव, ये है यहाँ ध्रुव है। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे ये इतना और इतना
बड़ा हम लोग दर्पण है, तो ये बीचों बीच वाला जो होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिससे होकर मुख अक्ष गुजरती है। देखिए इसको बोलते हैं मुख अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो वक्रता केंद्र और ये ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख अक्ष। अब आ जाइए हम लोग वक्रता केंद्र किसे कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए मुख अक्ष पे ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो दर्पण हम लोग बनाए हैं, वो दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। जैसे इसको हम लोग एक्सटेंड कर दे, इस तरह से मिला दे, तो वो एक गोला बनेगा, तो वहाँ पर एक केंद्र बनेंगे। यहाँ पे जैसे सर्कल होते हैं तो सर्कल का एक केंद्र होता है, तो उसी तरह से यहाँ गोला का जो केंद्र होगा उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। चलिए आशा करते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या की तरफ। वक्रता त्रिज्या कहते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से सूचित करते हैं। और ये फोकस से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी यानी कि एफ से डिनोट करते हैं। चलिए हमें लगता है आप लोग को ये सारी पॉइंटें समझ में आ गया होगा, तो हम इसके एक्सप्लेनेशन सबको देख लेते हैं। और दर्पण का द्वारक बोलते हैं दर्पण के चौड़ाई को, जैसे यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई है, इसको हम लोग बोलेंगे दर्पण का द्वारक। तो चलिए आशा करते हैं कि कुछ इसमें सारी पॉइंटों को समझ लिए होंगे आप लोग। यदि नए भी समझे होंगे तो आगे आप समझने का प्रयास कीजिए एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो चलिए हम लोग इसको, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है वक्रता केंद्र, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए तो हमने अभी बताया ये जो जिस गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ध्रुव का अब बात करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मैंने अभी बताया जो मध्य बिंदु होते हैं उसे ध्रुव कहते हैं। इसी ध्रुव से प्रधान अक्ष या मुख अक्ष मिलती है, इसे पी से सूचित किया जाता है। चलिए आशा करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए अब यहाँ पे मुख अक्ष क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हमने अभी पीछे बताया वो डायग्राम के थ्रू। तो चलिए आशा करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे भी हमने बताया अभी। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फोकस किसे कहते हैं वो समझते हैं अब। चलिए फोकस, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे इस बिंदु का फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। हमने अभी बताया कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें दर्पण के टकराने के बाद मिलती है, प्रधान अक्ष पे वो बिंदु होती हैं, उसे बोलते हैं हम लोग फोकस। यहाँ पे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इमेज यहाँ पे मतलब अलग इमेज है कुछ, ये भी सही है क्योंकि सही तो यहाँ पे परावर्तन का सीन नहीं दिखाया गया है, वो भी दिखा देते तो ठीक रहता। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख अक्ष के समानांतर वापस आती हैं। जैसे ये किरण ये से वापस जाएंगे मुख अक्ष के समानांतर, ये भी ऐसे। तो चलिए आशा करते हैं फोकस क्या होते हैं वो समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। फोकस दूरी अभी हमने डिस्कशन किया है पिछले इमेज के माध्यम से। यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे आपसे सूचित किया जाता है, ये भी समझ गए हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं वो भी
पिछले हम डायग्राम से समझ चुके हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। ये भी देख लिए हैं। चलिए आशा करते हैं कि सारी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो पॉइंट यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं कि ये पॉइंट सर हमें नहीं समझ में आया होगा। हम उसको ट्राई करेंगे बेहतर तरीके से समझाने का। और आप लोग इसी तरह मेरे लेक्चर में बने रहिए। थैंक यू। और एक बात, आप लोग फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप हमें ये बताएंगे नहीं कि वीडियो किस तरह का है, इसमें क्या ज़रूरत है, इन्हेंस करने की ज़रूरत है, आवाज़ जा रही है या नहीं कंप्लीट, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वीडियो अच्छा बन रहा है या नहीं। ये आप लोग फीडबैक दीजिएगा तब हम बेहतर तरीका अपनाएंगे और कुछ जो हमसे हो पाएगा वो। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे फिर मिलेंगे आगे टॉपिक के साथ। थैंक यू।